ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है और लगातार चूंकि जनादेश क्या निकल के सामने आया और उसके बाद क्या तस्वीर पूरे देश भर में बन रही है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 296 सीटों पर इस वक्त एनडीए की जो सीटें को आंकड़ा है वो पहुंच रहा है। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर, 17 सीट पर अदर्स आगे है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 बीजेपी, 1 पर कांग्रेस आगे और मध्य प्रदेश में सभी 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और यहां पर सबसे बड़ा खेला हुआ है और यहां पर जो स्थिति बन रही है, 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 43 सीटों पर आगे निकल रहा है। जैसा ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो सीटों का जो आंकड़ा आया है उस पर चर्चा कर रहे थे और अब 5 बज चुके हैं। अब बात करेंगे पूरे देश भर में जो बिग पिक्चर इस वक्त बन रही है और लगातार सरकार के हमारे शो में बिग पिक्चर विद आरके हम बात भी करते हैं, तो रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। क्या बिग पिक्चर बन रही है देश की, जरा बताइए सर। देखिए, मेरे सारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं एमिनेंट। जो मज़ेदार बात है, जो अभी तक जो समझ में आता है उसमें चलिए एक बार बिग पिक्चर जो है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो बिग पिक्चर एक बार ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद फिर लगातार बात करें जी। ये तो हेडलाइंस है। हाँ, तो जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि एनडीए को लगभग 296 सीटें। भाई ये म्यूजिक बंद कर देंगे जरा। 296 सीटें बीजेपी एनडीए को आ रही है। वो सरकार बनाने की बिल्कुल उसकी तैयारी बन सकती है, लेकिन वहाँ पे निराशा है क्योंकि उन्होंने 370 और 400 का लक्ष्य रखा था। आपके पास 230 की सीटें आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस को केवल सैकड़ा भी नहीं पहुंचा है, लेकिन आप में खुशी की लहर है, जैसा कि अभी कह रहे थे कि 100% का इनको गेन है। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन ट्विस्ट अब यहाँ से शुरू होगा। ट्विस्ट यहाँ से शुरू होगा कि हमने इस देश में देखा है पहले भी कि गठबंधन की सरकार कैसे रही है। तो अगर नीतीश कुमार पलटते हैं और नायडू को अगर अपने पुराने जख्म याद आते हैं, अगर मुझे पुराने चुनावों का याद हो, पिछली बार जैसे नायडू करके मोदी जी ने भाषण दिए थे, तो ये आपके लिए फिर मुश्किल हो सकती है। ये आपसे पूरी 30 सीटें हटा लेगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बल पर सरकार नहीं बना रहे हो। 240 पे 244 पर आप अटक गए हो। ये एक बड़ा सेटबैक है आपके लिए। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस को ये दोनों का साथ मिल जाता है तो ये 230 पर है, 30 मिल जाएंगे, 60 इनकी सरकार बनने की स्थिति में ये आ जाएंगे। तो ये अब एक्चुअली पूरा चुनाव अब देखने वाली बात होगी। सारी मीटिंग है, ये बड़ी पिक्चर है। और सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस देश से जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा अभी खत्म नहीं होने वाला है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, टीएमसी हो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में डीएमके हो, टीडीपी हो आंध्र प्रदेश में, जेडीयू बिहार में और महाराष्ट्र में सेना, पुरानी वाली सेना को ज़्यादा सीटें मिली हैं। आप 48 पे थे महाराष्ट्र में, केवल 19 पे रह गए हैं। तो दर्शक इस बात को जान लें कि 2 पार्टी सिस्टम होने नहीं है। जितनी भी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका दबदबा इस देश में बना रहेगा और इस बार भी जिसकी भी सरकार बने अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा हाथ कोई ना कोई रीजनल पार्टी का रहने वाला है। इसको कोई नहीं छुटला सकता। बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बना सकती। इनको ये जितनी रीजनल पार्टी है उनकी बैसाखियों पर जाना ही पड़ेगा। तो क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा मानना है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लो, और जिस तरीके से वो शासन चलाते हैं उसमें बदलाव आएगा क्या? मेरा मानना है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर मोदी सफल हैं तो वो अपने तौर तरीकों से, अपने काम करने का जो उनका तरीका है उसी से वो सफल हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उसी तरीके का शासन आगे भी देखेंगे। ये इस समय की बिग पिक्चर IBC 24 की तरफ से है। अनुज, मैं तुम्हारे पास पूछना चाहता हूं और आपके पास भी आऊँगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? या मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं कि बात चल रही है कि एक है जो नागपुर में बैठे हुए हैं नितिन गडकरी जी, और एक दूसरे हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पहले MP डिलीवर किया और आज वो 8 लाख वोटों के करीब से जीते हैं। मोदी केवल 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। इतनी बड़ी क्या हो सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही थे, हमारे प्रत्याशी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को उनके नेतृत्व में वोट किया है, क्योंकि पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया है मोदी जी ने। हमारी सीट्स कुछ कम हुई है, लेकिन हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। हमारे जो अलाइज हैं उन्होंने चुनाव से पहले वो हमारे अलाइज बने। इसका मतलब हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की बात हो बिहार में या टीडीपी की बात हो आंध्रा में। तो जो हमारे अलाइज हैं वो हमारे अलाइज रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मुझे एक बात बहुत अलग लग रही है, उसका कहना चाहूंगा कि आप सब ये बोल रहे हैं कि हमारे अलाइज उधर जा सकते हैं। अभी हमारे पास इतना नंबर, देखिएगा इनके अलाइज का क्या हाल होगा, सब भर भरा के इधर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल, ये बात ये भी हो सकती है, सिनारियो का अच्छा आपने ऐड किया, मैं आ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का काम करने का तरीका है, अभी तक आप लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थे 2 बार से, 272 के, आप बीजेपी खुद पार थी, लेकिन इस बार वो पार नहीं है। तो ये कहीं मुश्किल का काम तो नहीं होगा कि भाई उनको काम, अब तो उनको, अब जो आपके अलायंस पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। देखिए, जब एक विचार होते हैं, जब विचारधारा होती, तब आप हमारे अलाइज बनते हैं। ये पार्टियां तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी खड़ी रही है, अटल जी के जमाने में, पहले भी चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के वो संयोजक रहे हैं पहले। तो कहीं ना कहीं हम एक विचार रखते हैं और वो हमारे पुराने अलाइज हैं। नीतीश कुमार जी भी हमारे पुराने अलाई हैं, उन्होंने पहले भी हमारा साथ दिया है। तो एक चीज दिखाई दे रही है कि चाहे आरएलडी की बात करें, आरएलडी हमारे साथ है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो सब यहाँ आते हैं। तो आप अगर देखते हैं तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, और जो हमारे पास नंबर्स हैं, आप देखिएगा अभी हम 20 सीटें जीत चुके हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, और 178 में 278 में आगे बता रहे हैं, अराउंड 296 है नहीं, वो 298 और 300 के आसपास पहुंच रहा है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट जानकारी आई 300 है। और आप देखिएगा, मैंने जितने भी चुनाव के नतीजे देखे हैं, जब नतीजे आखिर में खत्म होते हैं तो 10 से 15 सीट का फर्क और पड़ता है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ, नहीं, ऊपर की तरफ ही अक्सर पड़ता है जो जीतते हैं। मैंने एक, अभी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे छोटे रवि जी। मैं IBC 24 के इस विश्लेषण के साथ साझा कर रहा हूं। जो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन का धर्म है, उसको सबसे नज़दीक से देखने वाले चंद्रबाबू नायडू रहे हैं। मैं उन दिनों लोकसभा में था जब टीडीपी के ही स्पीकर हुआ करते थे GM बालयोगी साहब। बिल्कुल, उनका जाना हुआ उस समय। और एक वक्त ऐसा भी आया जब भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर में चंद्रबाबू नायडू को ऑफर मिला था PM पोस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने आंध्र नहीं छोड़ा था। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन और गठबंधन के राजनीति के एक प्रकार से शिल्पी के रूप में उनकी छवि रही है। तो मुझे लगता है कि वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन को निश्चित रूप से आप कम मत आकिए। आज भी भारत के जो जनमानस है इस बात के लिए तैयार है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। मैं मान गया साहू जी, लेकिन अभी कांग्रेस में जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जो पिछली बार के इलेक्शन थे उसमें एक प्रॉमिस किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो उन्होंने वो अभी ट्वीट किया, वो नायडू के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या स्थिति ऐसी बन सकती है? देखिए रवि जी, बात ये है कि अगर पूरे इस चुनाव के जनादेश को देखें, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने पूरे देश के सामने एक ऐसी तस्वीर रखने की कोशिश की कि जिस तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वोत्तम है, नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पे है और उसके पीछे पार सारा हिंदुस्तान चलेगा, पूरा विश्व चलेगा। अगर इस जनादेश को आप देखते हैं तो ये जनादेश मोदी जी के लोकप्रियता को चुनौती देने वाला है। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला है। अगर एनडीए की 53 या 55 सीट कम हो रही है, अगर आप 298 मानते हैं तो 55 सीट कम हो रही है। 55 सीट में मेजर पार्ट भारतीय जनता पार्टी का है। आप बाद में आप जब वोट परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी
तो इसका मतलब ये है कि देश की जनता जो है गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। अगर ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है विपक्ष में, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जनादेश के अनुरूप सरकार बनाने का प्रयास करे, मगर उसके लिए एक बहुत चीज बड़ी बात की आवश्यकता पड़ेगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। खंडित नहीं है, ये मैं इस देश को आगे ले जाने के लिए उसकी नीति क्या होगी, नियम क्या होंगे, कौन उसका अगुवा होगा, ये सब आने वाले समय की बात है। मगर कुल मिला के अगर ईमानदारी से आप आकलन करेंगे तो ये जो जनादेश है, अगर टोटल मिला के आप देखेंगे तो ये विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ है। जी, मैं पुरंदर जी आपके पास आऊँ, आपके पास भी आऊँगा। शंकर जी, क्या आपको लगता है कि इसको क्या खंडित जनादेश माना जाए? क्योंकि उन्होंने हालांकि ये कहा कि मोदी जी के उन्होंने उसमें लड़ा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने 370 का वादा किया था और 400 पार का वादा किया था। हालांकि उस समय भी ये ऑप्टिक था, मेरा कभी भी मानना नहीं था कि बीजेपी 400 के पार जाएगी। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला भी, लेकिन खुद भी 272 ना जीत पाए, ये तो उन्होंने नहीं सोचा होगा, या उसके लिए तो उन्होंने लीडरशिप नहीं दी होगी। तो आप क्या मानते हैं, जैसा उन्होंने कहा सुरेश जी ने, कि खंडित है कि क्या है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ये खंडित जनादेश है। दूसरी बात ये, जो गठबंधन की बात चल रही थी, जो वर्किंग पैटर्न है मोदी जी का, उसको गठबंधन के लोग कितना समझ पाएंगे, कितना झेल पाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी बात मैं ये करने वाला हूँ कि जितने अभी जो 230 के आसपास बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग जीते हैं, उसमें मूल भाजपा कितने हैं और बाहर से आए वो लोग कितने, ये सब भी अभी विश्लेषण करना जरूरी होगा। बाद में ये तय होगा कि क्या किया जाए, क्योंकि ये जो जनादेश है, सीधी बात है कि अगर एक 10 साल सरकार चलाने के बाद और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद यदि अपने लेवल पे अगर वो स्पष्ट बहुमत ला नहीं सकती, तो मैं इसे खंडित जनादेश ही मानूंगा। नहीं, लेकिन ये इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं करता। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर तीसरी बार इतनी सीटें आ रही हैं इस देश में, कम से कम अगर जो हमने पुराने चुनाव देखे हैं उसमें एक ये बड़ी बात मैं मानता हूं कि भाई आप इतनी सीटें लगभग 300 के आसपास ले आए। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था, इस पूरी चर्चा का जो विषय है ना जी, वो ये तो है ही नहीं मेजॉरिटी। यहां पर बात सिर्फ 370 और 400 पार की चल रही है। अगर हम इस बात को नहीं बोल रहे तो आज सारे लोग बोल रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंने तो पहली बार पूर्ण बहुमत मिल रहा है और वो सरकार बना रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। मैंने तो शुरुआत में यही कहा कि आप अपने ही दिए हुए नारों में फंस गए आज। नहीं, हम फंसे नहीं हैं, हम तो सरकार बनाएंगे पहले भी बोल रहे थे। ये तो नंबर्स हैं, हम कंफर्टेबली सरकार तब भी बना रहे थे, आज भी बना रहे थे। ये तो हमारे 400 पार हमने कहा उसके पीछे ही लगे रहे। आज तो ये सिर्फ यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रोना इस बहाने पोंछ ले रहे हैं थोड़ा आंसू, कि हम थोड़े सीट्स हमारे बढ़ गए। लेकिन ये सच है कि इतिहास में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार शपथ लेंगे। और ये बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है कि कोई एक नेता 10 साल तक शासन करे और तीसरी बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपने अलाइज के साथ सरकार बनाए। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के इतिहास में। मैं पुरंदर जी आपके पास आऊंगा, उड़ीसा की शुभकामनाएं आपको देनी है, वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ अयोध्या का सवाल भी पूछूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं कौन है? फिरोज सिद्दीकी हैं बीजेपी से, कांग्रेस की तरफ से, और प्रेम व्यास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रेम व्यास जी, मेरा एक अजम्पशन था जो मैंने शुरू में डाला कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बन आए, हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगर मेजोरिटी आई है और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के नेतृत्व में लड़ा गया और अगर मेजोरिटी आई है, जो अभी मानी जा रही है, जो अलायंस थे, प्री पोल अलायंस थे, उसमें उनकी मेजोरिटी है, अगर कुछ और चुनने की बात आई तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का निकल पड़ेगी? वहां पे शिवराज सिंह चौहान का नाम काफी चर्चा में चल रहा है डार्क हॉर्स के रूप में। देखिए, तो संगठन अपने स्तर पर तय करता है। दूसरी चीज होती है कि किस तरह से हमने पूर्व में कार्य करें। जब हम कहीं पर मेजोरिटी में थे तो वहां हमने गठबंधन धर्म का जो है नियम निभाया है और जिनकी कम सीटें थी उनको भी आगे आकर जो मुख्यमंत्री पद और ऐसे बड़े पदों पर सुशोभित किया। तो निश्चित रूप से आज अगर भारतीय जनता पार्टी के 250 या 260 या 270 सीटें भी आती है तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों का आकलन भी होगा और भारतीय जनता पार्टी के अगर स्वयं के नेताओं की चर्चा होगी
तो निश्चित रूप से गठबंधन में ये तय होगा। हमने ये करके दिखाया है, जैसे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तो जब भी हमने ऐसे निर्णय लिए हैं उनसे जनता को भी अवगत कराया और विपक्ष को भी जो है हतप्रभ कराया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है, लेकिन जिस तरह से तीसरी बार इतना जनादेश मिलना, लगभग 70 वर्षों के बाद नेहरू जी को जनादेश मिला और उसके बाद अभी जो जनादेश है, निश्चित रूप से भारत की लगभग वोट प्रतिशत अगर देखेंगे तो अभी तक का आकलन 40-42% हो रहा है। मुझे लगता है कि जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराह रही है और जिस तरह से 10-20 सीटों का आकलन हम समझते हैं और इजाफा होगा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी निर्विवाद रूप से हमारे नेता है और वे ही शपथ लेंगे। जी जी, मैं फिरोज सिद्दीकी साहब इसके साथ लगा, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में हूं तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या आपने किया कि अपना सुपड़ा साफ करा लिया मध्य प्रदेश में? अब इसका तो आकलन हमें करना है और बहुत गहन चिंतन हम करेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में जब हमारी दुगनी से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में हो गई और मध्य प्रदेश में हमारे पास एकमात्र सीट थी वो भी हमने खो दी और वोट परसेंटेज भी काफ़ी नीचे, वोट परसेंटेज हालांकि हमारा थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक चिंतन का विषय है। मैं आपकी बहस बहुत अच्छे से सुन रहा था, जरा कुछ बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में बात कर रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे कि मुस्लिमों को आरक्षण के विरोध में है भारतीय जनता पार्टी, मुल्ला मौलवियों को जो है किसी प्रकार का कोई भी फंड देने में या उनको इमदाद देने में के विरोध में है। और लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए अपनी विचारधारा की तिलांजलि देगी या विचारधारा को मजबूत रखेगी? ये बात हम जरा भारतीय जनता पार्टी से सुनना चाहते हैं कि आखिर सरकार उनके लिए प्रिय है या चंद्रबाबू या उनके लिए अपनी विचारधारा प्रिय है। ये बात तो वो स्पष्ट करे ना कि अगर आप आज तो चंद्रबाबू नायडू केंद्र की सत्ता में भी आ गए और राज्य की सत्ता में भी आ गए और वो अब जब ये मांग करेंगे कि मैं मुस्लिमों को आरक्षण दे रहा हूं अपने राज्य में, हम जो है ये जो मौलाना आज़ाद फंड है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया था, इसको हम पुनः चालू कराएंगे। और भी जो अलग अलग मामले थे मुसलमानों को लेके, अल्पसंख्यकों को लेके उन्होंने जो घोषणाएं की है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा जरा मैं भी सुनना चाहता हूँ। इनके जो है बारे में जरूर अभी आने वाले दिनों में इस पे चर्चा चलेगी। सबसे पहले तो नायडू जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां पे रहना चाहेंगे कि केंद्र में आना चाहेंगे? एक अपडेट दे दूं सर। ये वाराणसी सीट से अपडेट आ रहा है। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। ये फाइनल हो गया 1 लाख, चूंकि अभी हम जो वोटों के अंतर का जिक्र कर भी रहे थे, तो मोदी जी 1,52,000 वोटों से अपना चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस बार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि क्योंकि पिछली 2 बार से वो अपने ज्यादा वोटों से जीत रहे थे, तो वो चाहते थे कि इस बार वो 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। तो 1.5 लाख की जीत जो है प्रधानमंत्री के लिए, ये आप लोग को आकलन करना है। लेकिन एक और हम आगे बढ़ते हैं इस बात में कि 3 जो राज्य हैं जिसमें बीजेपी ने अच्छा किया और कहाँ खराब किया, उस पर भी बात हम करेंगे। एक है उड़ीसा, पुरंदर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक है आंध्र प्रदेश, जो टीडीपी के साथ मिलकर, अगर हम ये मान लें कि प्री पोल गठबंधन है, उन्होंने वहाँ में 7 सीटें बीजेपी ने खुद भी जीती हैं, वहाँ पे 7 सीटें जीती हैं। और एक बिहार, जो कि लग रहा था कि हाथ से निकल गया, एकदम एंड में जो नीतीश जो पूरे देश में घूम के इंडिया अलायंस के पहले बने हुए थे, नेता बने हुए थे, वो उनको अपनी तरफ लाए। एक अच्छी स्ट्रेटजी थी ये, और बिहार में भी उन्होंने बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। तो ये जो उड़ीसा है, आप मंदिर उससे भी जुड़े रहे हैं, मैं आप यहाँ पे यात्रा वगैरह कराते, तो हालांकि अयोध्या में बीजेपी हार गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन उड़ीसा में आप जीत गए। मुझे लगता है 70 सीट के आसपास हैं। एक बार उड़ीसा के फिगर्स हमको दिखा दें, तो क्या वजह रही कि उड़ीसा में इस बार आप क्यों जीते? क्या जो आपकी कैंपेनिंग पांडियन के खिलाफ थी, जो कि तमिलनाडु के हैं, या फिर सही में वहां पर पिछली बार से लगातार इतना वो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी? देखिए रवि जी, उड़ीसा में चुनाव जीतने का बहुत बड़ा कारण है। आप रहे कितने दिन वहां पे? हाँ, मैं तो 25 दिन था। मातृभाषा, मातृभूमि और जनमानस का अपमान। हमारे उड़ीसा में उड़िया बोलने की प्रतिबंध था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को हमने
मधु बाबू के नेतृत्व में उड़िया बोलने की आज़ादी पाई और भारतवर्ष में पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। यदि नवीन बाबू बीजू पटनायक के बेटे हैं और नवीन बाबू हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हुए भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा काम किए, परंतु वो अस्वस्थ होने के कारण एक, मैं तो उसको आताताई बोलता हूँ, आताताई ने उनको कब्जा कर लिया। और यदि अंगूठा भी लगाना है तो आप देखेंगे टीवी में देखते होंगे उनको पैरालिटिक है जो भी है, वो बोलने की स्थिति में, करने की स्थिति में नहीं है। परंतु लोगों को लगा कि नवीन बाबू अब अस्वस्थ हो गए हैं, अब शासन चला नहीं सकते, कौन चलाएगा? तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। पांडियन बाबू, मैं तो उनको पांडु बोलता हूँ, पांडियन बाबू ने नौकरी छोड़ा और सब कुछ उड़ीसा को कब्जाने की स्थिति में काम करे। जब 25 साल तक उड़िया नहीं जानने वाले को भी उड़ीसा वालों ने झेला। अभी उड़ीसा के मुद्दे की बात क्यों हुई? जहाँ पर अस्मिता की बात आती है, जहाँ पर मातृभाषा की बात आती है, जहाँ पर आज़ादी की बात आती है, जहाँ पर गुलामी की बात आती है, वहाँ आदमी चौकन्ना होता और लड़ता है। ये लड़ाई लड़े और छत्तीसगढ़ का जो हवा है इस तरफ समुद्र की तरफ गया है और उस हवा का प्रभाव है। हम किसानों की चिंता किए, हम माता बहनों की चिंता किए, हम बुजुर्गों की चिंता की और माता बहनों को सम्मान करके हमने छत्तीसगढ़ में शासन पाया। उसी पन्ने को उन्होंने पलट अवलोक ये करके, उसी पन्ने को उन्होंने जागृत करके उन्होंने यही मैनिफेस्टो वहाँ लागू किया और उनकी सरकार आई। मैं जगन्नाथ जी की कृपा मानते हुए सबको बधाई देता हूँ। जी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम ये 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं कि या तो बीजेपी वहां पर मजबूत है या फिर वहां की कोई रीजनल पार्टी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस अपना स्पेस नहीं बना पाती। जबकि पहले हर जगह बिहार में आप अपना स्पेस नहीं बना पाए, आपने शायद फिर गड़बड़ कर दिया, आप अकेले लड़ते तो शायद बेटर होता। आप उड़ीसा में कहीं नहीं दिखे, जबकि उड़ीसा में पूरा स्पेस है, क्योंकि ये तो आपस में साथ ही रहे ना, बीजेडी और बीजेपी तो पिछले 10 सालों से, वहाँ भी आप अपना स्पेस नहीं बना पाए। और ऐसे ही आपका आंध्रा में तो आप बिल्कुल हैं ही नहीं। तो ये क्या वजह है कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी कोई स्पेस नहीं बना पाई? शायद आपको फायदा होता, जो आप 98 पे आज अटके हुए हैं, शायद ज़्यादा होते। देखिए रवि जी, बीजेपी मोदी जी की सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी की फंड को सीज कर दी, जिसके कारण, अरे फंड से क्या लेना देना? फंड ना होने के कारण हम बहुत जगह जो आज छत्तीसगढ़ में भी जो हमको नुकसान हो रहा है। फंड कब सीज किया? अभी किया? अगर किया भी तो वो भी सीज नहीं था। चुनाव के ठीक पहले उन्होंने खोला है। ओडिशा में तो एक प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया पूरी में, वही उसे वही दर्द है शायद। कोई भी चुनाव बिना, रितेश जी, बिना कोई फंड के चुनाव होता नहीं है। फंड को हमारे सीज कर दिया गया। ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, इससे हमारे नेताओं को इन लोगों ने जो है किसी को जेल में डाल रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। इस प्रकार से जो है 5 साल मोदी जी ने हमारी पार्टी को, हम जब मजबूत होते थे, जब हम जो है कुछ करने को सोचते थे, तब तक मोदी जी की सरकार हमारे नेताओं को या तो तोड़ती थी या अपने में लाती थी। उन्होंने पार्टी से अपने लोगों को, जो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ईडी का धमकी देकर, सीबीआई का धमकी देकर, इस प्रकार से वो हम लोगों को जो है प्रताड़ित किया। इसलिए हम ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उसका नतीजा है कि मोदी जी का अहंकार जो है ये खत्म हुआ। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपको अपना करने की जरूरत है कि आपने क्या नहीं किया वो पहले देखें कि दूसरे ने जो किया आप उसके ऊपर सारा आरोप लगा रहे हैं। मैं फिरोज सिद्दीकी के पास मध्य प्रदेश में जाऊंगा, लेकिन अनुज एक चीज बताओ कि बिहार में आपकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, पलटा लिया जो आपने उसके बाद, क्योंकि आपको सीट ज़्यादा अच्छी मिली है, बल्कि जेडीयू को लग रहा था कि सीटें नहीं मिलेंगी। आरजेडी तेजस्वी ने काफ़ी प्रचार किया व्हील चेयर पे भी बैठ के। तो ये स्ट्रेटजी कहीं अब तो डर नहीं है कि फिर से गड़बड़ ना हो जाए? क्योंकि अब उनको सीटें तो जीत ली उनने लोकसभा की, अब आएगा विधानसभा, तो नीतीश को लगेगा कि यार ग्राउंड में तो तेजस्वी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं फिर पलटने की स्थिति आ जाए? देखिए, बात अगर बिहार की करें तो ये समय के हिसाब से उनका अलाइज था जो कि बाद में टूटा और नीतीश जी यहाँ आए। और नीतीश जी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं इस देश के जिन्होंने
बहुत लंबे समय तक सफल राजनीतिज्ञ जिन्हें कहा जाए, जो हमेशा पद पर रहे और उन्हें इस बात का सेंस है कि किस तरह से जनता दल जो लालू प्रसाद यादव जी की जो आरजेडी जो है उसका जो जमीन खसक चुका है, जो खिसक चुकी है। आप अगर देखेंगे तो ये परिवारवादी पार्टियां रही हैं। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में सफलता सीटों में मिली है, लेकिन अगर आप देखेंगे अंधा बाटे रेवड़ी आपको दे, अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 5 लोगों को सीधे यादव कोटे से जो टिकट दी है वो 5 लोगों को टिकट दे दिया अपने परिवार। जीत भी तो गए ना। नहीं, जीत गए, लेकिन क्या उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, लेकिन जनता इन बातों को समझती। लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी यही होता है, उनके बच्चे हारते भी हैं और बहुत सारे लोगों को हार भी मिली। ऐसा नहीं है कि हर बार मुलायम सिंह यादव परिवार को विजय ही मिली है, इस बार जीते हैं, नहीं तो हर बार हारे भी हैं। तो लालू की एक बेटी हार गई है, शायद रोहिणी आचार्य शायद हारी है। कंफर्म कर। जनता हमेशा बीजेपी को 28 सीटों पर जिताती रही है। एक सीट शेष बचती थी, उस पर भी इस बार कमल खिला है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को हृदय से बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिश्रम को सलाम करता हूं। दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते थे। आज भी उन्होंने कहा कि 300 पार जाएंगे, तो निश्चित रूप से ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जब कांग्रेस को हार का ठीकरा कहीं फोड़ना होता है तो ईवीएम उन्हें याद आती है। सब तरफ से यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम से अच्छा निर्वाचन पद्धति के लिए कोई और मशीन नहीं है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस नरेंद्र सिंह तोमर थे ये जो बता रहे थे मध्य प्रदेश में अपनी जीत की किस तरीके से हुई है। हाँ अनुज, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी को पता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की राजनीति का बुरा हाल है बिहार में। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आए तो दरअसल अनुज जी एक पोस्टर याद आ रहा है, नीतीश सबके हैं। वो पोस्टर आपको याद है ना जी? तो आपकी हैं? बिल्कुल सबके हैं कि आपके हैं? वो पोस्टर बिहार में लगा था, नीतीश सबके हैं। देखिए नीतीश जी ने चुनाव आज वो पोस्टर खूब चल रहा है। अच्छा, चल रहा है वो? खूब चल रहा है वो। देखिए सुरेंद्र जी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बहुत। देखिए यहाँ पे एक मजेदार चीज और, जिम्मेदारी लेने से पहले अनुज भैया ऊपर परमिशन ले ले, पता नहीं कब वो पलट जाए। मैं एक बात और अपनी बात तो कह सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। कहना चाहूंगा कांग्रेस और उनके अलाइज कौन लोग सरकार के लिए बात कर रहे हैं जिनकी खुद की 100 सीट नहीं आई है। हम 244-45 का फिगर अभी बता रहा है, ये फिगर और बढ़ेगा, हमारे आधे में नहीं है। वो लोग बात करेंगे जिनके कितने अलाइज उनको याद नहीं होंगे। कितने अलाइज है पूछिए। आपके कितने? रवि जी आपके कितने? अरे आप तो बताओ ना। सुनिए, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल मैंने किया है। मैंने सवाल पूछा है, आपसे सवाल पूछने को नहीं कहा मैंने। अरे यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी हो रहा है भाई। अनुज सीट वाले सुबोध जी यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी हो रहा है। जो एनडीए में नहीं है बाकी सब हमारे साथ। दोनों लोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल दोनों से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एनडीए में नहीं है सब हमारे साथ है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का ये भ्रम बना रहे, पंकज सिंह आप लोगों का ये भ्रम बना रहे, क्योंकि परिवारवाद की देन नहीं है। पंकजा मुंडे परिवारवाद की देन नहीं है। एनडीए में भी कब तक रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 2 गेस्ट और जुड़े हैं। अभिषेक सिंह कौन है? चलिए फिरोज सिद्दीकी साहब वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। फिरोज जी, अभी हम यहाँ पर चूंकि बात कर रहे थे, यहाँ पर देवलाल ठाकुर भी है, मैं उनका आपके पास में आ रहा हूँ। फिरोज सिद्दीकी साहब, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे बिहार की, गठबंधन में हुआ है। उत्तर प्रदेश की में तो आपका गठबंधन चला है, जमकर चला है, और वो क्या असर हो रहा है वो पूरे ओवरऑल दिखता है। लेकिन बिहार में गठबंधन चल नहीं पाया। हमने बहुत सारे लंच पॉलिटिक्स भी देखी, खाना खाते हुए साथ में बहुत सारे दावे करते हुए भी देखे, मटन मांस मछली की बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन ये गठबंधन चल नहीं पाया। बिहार में आखिर कहाँ जाके आंकड़ा फंस गया? वो चुनाव प्रचार से ज्यादा ऐसा लग रहा था पार्टी चल रही है, पार्टी।
नहीं, हम लोगों ने वहाँ काम बहुत किया, बहुत जगह जगह जो है हमारी सीटों पे स्थिति भी मजबूत थी, जो जनता का रुझान था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन किसी वजह से कोई संगठनात्मक कमजोरी की वजह से जो हमारा केमिस्ट्री थी दोनों घटक दलों की, चाहे सीपीएम हो या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो हम लोगों की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई, जिस वजह से बिहार का जो है हमें एक नुकसान हुआ है। और उस नुकसान का नतीजा है कि आज एनडीए जो है सरकार बनाने की बात कर रहा है। अगर वो नुकसान नहीं हुआ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी आप देखिए, इनकी बैठक तो होने दीजिए, अभी अडवाणी गुट बाहर निकल के आने वाला है, वसुंधरा राजे सिंधिया आने वाली है, शिवराज सिंह जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तैयारी में किए हैं, उधर रमन सिंह तैयारी में, येदियुरप्पा तैयारी में, योगी आदित्यनाथ तैयारी में कि, और गडकरी जी जो है, गडकरी जी तो पहले से ही बैट लिए हुए घूम रहे हैं। सुना मोदी जी नागपुर आए थे, उन्हें बुलाया था, वो मिलने भी नहीं गए। तो ये अभी स्थिति है। और मुझे गडकरी जी की एक बात याद है कि जो है घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो अभी जो है गडकरी जी ऐसा ही कुछ कहते हुए दिल्ली आने वाले हैं, तो इनसे कहिए जरा दिल थाम के रखिए। अभी आप अपने अंदर ही पहले तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। नागपुर से पूछ लीजिए कि, क्योंकि अब जेपी नड्डा तो कह रहे थे कि हमारे पास तो अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं है, और आरएसएस की ज़रूरत जब हुआ करती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो अभी पहले अपना नेता तो तय कर लीजिए भाई, उसके बाद आप इधर उधर देखना, चारों तरफ देखना। अभी तो नागपुर से अलार्म आ जाएगा कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जी चलेंगे, और नैतिक दायित्व प्रेम व्यास जी बेहतर दे पाएंगे, बगल में बैठे हैं। प्रेम व्यास जी इसका जवाब देंगे। प्रेम व्यास जी कह रहे कि अपना नेता तो पहले तय कर लीजिए। देखिए ये सब चीजें जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में जब 2 बार चुनाव हुए तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद केंद्र में 2014 में ये बातें हो गई, 2019 में भी ये बातें हो गई। ये सब बातें धरातल पर आकर जो है समाप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी जो बंदरबाट मची थी और राष्ट्रीय नेतृत्व में, आप देखिए 2 रैलियों तक जो है 2 लड़के साथ नहीं होते हैं, तो 2 रैलियों के बाद 2 लड़के साथ होते हैं। उसके बाद में नेक टू नेक फाइट जहां पर है, 2 से 3 राज्यों को छोड़ दो, मैं दावा करता हूं जहां पर नेक टू नेक फाइट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परिस्थिति में और सबसे ज्यादा सीटें जीती है। अब मैं इनके गठबंधन पर जो एक बात कह देता हूं, अगर आप आज्ञा देते हो। अब मैं इनके गठबंधन पर जो ये बात कह देता हूं, अगर आप आज्ञा देते हो। जी जी बोलिए बोलिए। देखिए गठबंधन जो है ना, ये एक बहुत अच्छी उसमें कविता है कि एक जंगल था जिसमें सारे बंदर रहते थे, सारे अव्वल और उत्पाती आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी सी बात पर बंदर बाट बताते थे। एक दिन जंगल में ताकतवर लंगूर आया, उठा उठा कर पटका उसने, हर बंदर घबराया और लंगूर के डर से सब बंदर हो गए एक, और लंगूर हटाने खातिर हो गए सब बंदर नेक। अब यह परिस्थिति अब देखिए कितने उठापटक मचेगी। अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, जिसके पूर्व की अवस्था और की अवस्था, और मैंने अपनी अवस्था का भी बता दिया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जितने दल संकल्पित होकर आज उनके साथ में कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से ना तो हमारे मन भेद है ना मत भेद है। अब जिनके मन भेद है और मत भेद है, निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय है। चलिए इन सब के बीच में जो बात यहाँ पर कह रहे हैं व्यास जी, मैं उसको अलग तरीके से पूछता हूँ सुबोध जी आपसे। हम लगातार चूंकि चर्चा कर रहे थे कि अभी जो फिगर है वो 230-235 के आसपास जाकर रुका। ये जो गठबंधन बनाने का सिलसिला चल रहा था, जो जमीन पर लगातार टेबल के जरिए अलग अलग शहरों में जाकर मीटिंगें हो रही थी, इसके बाद जमीन पर उतरते उतरते सीट शेयरिंग का फॉर्मूले करते करते गठबंधन करते करते 2 से 3 फेज चुनाव हो चुके थे। क्या आपको लगता है कि ये जो देरी हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पूरी तरह से आंकड़ा जो 295 का आप लोग कह रहे थे वहां तक नहीं पहुंच पाया? अगर ये पहले हो जाता तो शायद स्थिति बेहतर होती। हितेश जी, मैं तो इस फिगर को बहुत बेहतरीन मानता हूं और मैं इसे इंडिया गठबंधन की और देश की जनता की जीत मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि जो 230-35 का फिगर आप कह रहे हैं वो अभी निर्णायक हो चुका है। ऐसी मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख रहा था
ऐसी लगभग 29 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कांग्रेस के अलाइंस का अंतर 10,000 से कम है। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और मुझे लगता है कि शाम रात होते होते फिगर जो है वो जो आपका टैली है उस तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही वो बढ़ेगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में विभाजनकारी लोगों को राज करने से रोकना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी की नीति के खिलाफ हैं उनके साथ। और तो और मैं आपको और बता दूं, 137 ऐसे लोगों को टिकट दी थी नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस से आए थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं, अभी इंतजार करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति जो गंजा हो वो अपने आप को चाणक्य ना समझ ले। तो चाणक्य की पूरी राजनीति और चाणक्य के पूरे जो खेल है वो खत्म हो चुके हैं। अगर उनकी राजनीति, उनका गुणा भाग चलता तो 296 नहीं, 396 होता, 400 पहुंच रहे होते, अनुज भैया यहाँ पटाखे फोड़ रहे होते और बहुत सारी परिस्थितियां अभी विपरीत होती। अभी मैं कहता हूं कि खेल बहुत बाकी है। 8-9 बजे तक, 10 बजे तक इंतजार करना चाहिए। और जैसे अरे इतना देर काउंटिंग नहीं जाएगा भैया, अब तो 1-2 राउंड बचे हुए हैं। पिछले बार का मुझे याद है, अंधेरा भी नहीं हो पाया था और नरेंद्र मोदी जी अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच एक बड़ी खबर है, अखिलेश यादव आज रात दिल्ली रवाना होंगे। बल्कि खबर ये, और बड़ी बात इस चुनाव में ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की बात तो अलग है, लेकिन तीसरा बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरा है। पहले इग्नोर किया गया इंडिया गठबंधन पे। मुझे याद है जब पहली मीटिंग हुई, जब हुई तो अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं दिया गया पटना, लेकिन तीसरा बड़ा दल बन के उभरा है। अखिलेश यादव आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हरिद्वाल जी, वो मीटिंग मुझे याद है, मैं यूपी देखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने दिया और इंडिया गठबंधन में एक अगुआ के रूप में शुरू में नीतीश कुमार जी भी थे, अखिलेश जी भी उस समय उसी समय की बात कर रहा हूं। और मैं इतना मानता हूं कि राहुल गांधी जी खुद से आगे दूसरे लोगों को रखते हैं। अभी परसों बैठे कोई थी, आप देखिएगा कि चेयर पे शरद पवार जी बैठे थे, खड़गे जी बैठे थे, सोनिया जी बैठी थी, राहुल गांधी बाकी लोगों के साथ सामने बैठे। तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति यही है सर कि हम किसी को पीछे करने में विश्वास नहीं रखते। संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कुर्सी से उठा के सोनिया जी को बैठा दिया जाता है। आप संस्कृति की बात कर रहे हो जो राष्ट्रपति को खड़े रख के प्रधानमंत्री बैठा रहता है, उस संस्कार की बात करेंगे। देश की राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको उठा के सोनिया जी को बैठा दिया गया था, वो बात करेंगे। वो संस्कृति की बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि और मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी सोनिया जी क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्हें आकर के अगर सम्मान देते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। ये बात बिल्कुल सब लोग देखते हैं, जानते हैं, इग्नोर कभी नहीं किया गया। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जी के साथ वो चाहे चुनाव जीते हैं हारें, राहुल गांधी जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ये आने वाले समय के देश के उभरते हुए नेता हैं। इस बात को मतलब स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव ने किया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस अखिलेश यादव जी ने किया है, बड़ा उससे, और ये आने वाले समय के, ये कम उम्र के लोग हैं अभी और आने वाले समय के लीडर हैं। और हमारे राहुल गांधी जी के साथ इनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ये बात सही है, कभी नहीं किया गया। अच्छा, एक बात और मैं आपसे विशेष रूप से रवि जी चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ काशी विश्वनाथ में बड़ा अच्छा काम हुआ है। फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई पूरे देश में खूब, मगर सबसे ज़्यादा दुर्गति वहाँ बुलडोजर की भी बड़ी चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर है, राम मंदिर की राम भक्ति नंबर 1 है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बहुत शानदार है। फिर इतनी हालत खराब क्यों है, ये मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी जानता हूं। बिल्कुल सही बात है, मैं उसी पे आ रहा था कि जब यूपी की बात उठी है तो जो 2 लड़के हैं उन्होंने इस बार सही में कमाल कर दिया। हम लगातार देख रहे थे 44 अभी आगे है मिला के, और केवल बहुत ही कम 37 करीब जो है 36 केवल जो है बीजेपी के पास है। कहाँ फेल हो गए यूपी में? आप अयोध्या हार गए, आप स्मृति ईरानी की सीट हार गए जिसकी इन्होंने वहाँ पे घर बना लिया था। और कांग्रेस जो पिछले 2 चुनावों से पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी, इस बार 7 सीटें। ये अगर अभी की राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेता, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी राहुल गांधी की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए ये जा रहे हैं 24 अकबर रोड पे। यानी 10 जनपद से ये 24 अकबर रोड जा रहे हैं। राहुल गांधी 10 जनपद से 24 अकबर रोड अभी जा रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम दर्शकों को दिखाएंगे। उससे अनुज जल्दी से जो श्रेय जी ने भी पूछा, ये 24 अकबर रोड की यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।
नहीं, मोदी जी भी आने वाले हैं, वो हमने खबर बताई, वो पहुंचेंगे बीजेपी के। ये खबर आप अगर आईबीसी देख रहे होते तो पता होती। तो अनुज, यूपी में कहाँ आप लोगों से गलती हो गई? मतलब हारी नहीं क्या? ये वो तो नहीं जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आके कहा कि अब योगी जी का नंबर है, जैसे शिवराज जी और इधर रमन सिंह जी वगैरह का नंबर लग गया, या फिर आप समझ नहीं पाए और दोनों लड़के खेल कर गए वहां पे? देखिए, कुछ चूक तो हुई है और कहीं ना कहीं इस बात पे मंथन भी प्रारंभ हो गया है। अभी आपने देखा कि योगी जी के कार्यालय में, उनके निवास पे ये बैठक शुरू हो गई है और इस पे जरूर सूक्ष्मता के साथ विचार किया जाएगा कि आखिर ऐसे नतीजे क्यों आए हैं, क्या कारण रहे, क्या हमारे समझ में अंतर रहा जिस वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात कही तो थी, जरूर मैं उसको जोड़ूंगा। ये बोल रहे हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी ने बुलडोजर वाली बात कही थी अयोध्या में। अब जब उसको बृहद बनाया जा रहा था तो जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनके घर को 9 फीट पीछे ले गए। आप इलाहाबाद में आ जाइए, चूंकि 25 में महाकुंभ होने वाला है, तो वहां पे 9 10 फीट लोगों के घर गिरा दिए गए बुलडोजर से और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन लोगों को, इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूं और अयोध्या की, वरना सोचिए अयोध्या में नहीं, लेकिन सच तो ये भी है कि जिस तरीके का विकास अयोध्या में देखने को मिला है, हम और आप तो वहां पे अभी गए थे रिपोर्टिंग करने, लेकिन वोटिंग तो लोकल लोग देंगे ना। हाँ, लेकिन जिस तरीके विकास भी तो लोकल लोगों के लिए भी तो हुआ है। और जिस तरीके के लिए उन लोगों को वहां पर इकोनॉमिकली जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो तो बहुत बढ़िया ये सब है। आप उज्जैन में देख लीजिए, उसके बाद महाकाल करने के बाद कितने लोगों ने होम स्टे वगैरह बना लिया। तो इसके बाद मैं शंकर जी से भी इसके ऊपर एक छोटा सा लेना चाहूंगा कि ये यूपी को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? राहुल गांधी उससे पहले शुरू हो वहां पे। मुझे लगता है कि अहंकार जो था वो कुछ जातिगत समीकरण और ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है इसके दिल्ली में जो यूपी में जो चुनाव परिणाम है इसके बीच कहीं ना कहीं गहरा संबंध मुझे लग रहा है। अहंकार, ओवर रवि जी, कॉन्फिडेंस। चूंकि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग एम फैक्टर पे बहुत चर्चा करते थे, चाहे वो मंगलसूत्र हो या मुसलमानों का जिक्र हो, बात होते होते फिर मुजरा तक आ गई और बहुत सी चीजें उसके बाद होने लगी। तो आज जो ये परिणाम निकल के सामने आया, क्या इसमें भी 2 एम फैक्टर, जिसमें एक एम फॉर महिला और एक एम फॉर मुसलमान, चूंकि जिस तरह की चीजें हुई, खुलकर मंच से मुसलमानों का नाम लिया गया, जिक्र किया गया, जो पोलराइजेशन उधर होना था वो पोलराइजेशन इधर हुआ, क्या इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 2 एक महत्वपूर्ण फैक्टर थे, महिलाओं ने भी समर्थन दिया इधर की तरफ और मुसलमानों का समर्थन भी एक तरफ आया? देखिए, जो चीज़ 2 निकल के आई है ऑब्जर्वेशन में कि जो शुरू के 2-3 राउंड थे, कम से कम जो मुसलमानों का जो वोट है वो तो एक तरफ पूरी तरीके से गया है ये इसमें, और वो उसी कैंडिडेट को गया है जो कि जीतने वाला था। अगर कांग्रेस, तो कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, या यूपी में समाजवादी पार्टी को, वेस्ट बंगाल में ममता को, तो ये हम उसमें देख सकते हैं कि ये मुसलमानों का फायदा हुआ। महिलाओं का पीडीए का फॉर्मूला लेके चले थे, समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेके चली थी। वो पीडीए के, लेकिन उन्होंने कई सारे अर्थ बदल दिए थे बाद बदल रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। और महिलाओं ने किस तरीके से वोटिंग की ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर 2019 के पैटर्न पे अगर महिलाओं ने वोट की होती तो शायद बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। दिक्कत ये है रवि जी कि पूरे अगर स्टेट वाइज आप आकलन करें तो कोई भी फार्मूला हर स्टेट में लागू नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती सेम पैटर्न न बंगाल में लागू हुआ, न अगर वही पैटर्न था जो यूपी का पैटर्न था तो फिर बिहार में क्यों काम नहीं किया? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। यादव और मुस्लिम का अगर MY की बात करते हैं तो वो काम बिहार में भी करना था, मगर बिहार में वो काम नहीं किया और यूपी में काम किया। यूपी की, जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा इस बात का गर्व था कि हमने काशी विश्वनाथ को इतना इनॉग्रेट कर दिया, हमने 500 साल से राम भगवान जो झोपड़ी में थे उनको हमने प्रतिष्ठित कर दिया, और लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बुलडोजर की बात है। तो ये एक गंभीरता से विचार करने का विषय है कि, मगर मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि कुल मिला के जो ओवर एक्सपोजर है, प्रधानमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मगर कभी कभी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। ज़्यादा ओवर एक्सपोजर है, रात दिन ये बोलना, रात दिन मैं बोलना, मेरी गारंटी बोलना। देखिए क्या है कि अहंकार एक ऐसी चीज़ है, मगर बात वही है कि अभी शंकर पांडे जी ने कहा कि अहंकार से हारे, तो यूपी में अहंकार काम कर गया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया, MP में, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, सही बात है। यानी तो ये
एक बड़ा एम फैक्टर मोदी खुद थे, तो ये है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, तो क्या लगता है कि आप लोग मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी तरीके से सफल हुए, ऐसा माना जाए? एम फैक्टर की बात हो रही है, पटेल साहब से। छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। देश के कुछ हिस्सों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पे यूपी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यूपी में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार की कौन सी योजना रही है जिसका आप जो है सीधा परिणाम देखते हैं कि जिस तरह से मैंडेट मिलते हुए नजर आ रहा है, 10 सीटें आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसका जो है फल आप लोगों की पार्टी को मिल रहा है? एक तो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम, जिससे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है, और राज्य में सरकार बनने के बाद विष्णुजीत राय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी पूरी की है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल के पुराने बोनस का मामला हो, चाहे 3100 रुपए क्विंटल धान का मामला हो, मातारी वंदन योजना का मामला हो, इन सब मामलों के कारण से छत्तीसगढ़ में हमें भरोसा था कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। वही होता हुआ दिख रहा है। सभी मंत्रियों के हिस्से में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। क्या लगता है कि कितनी ये जिम्मेदारियां जो है आप लोग पूरी कर पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं ये बहुत ही संतोषजनक है, उत्साहजनक है और निश्चित रूप से सरकार के कामों पर मुहर है।